नहीं मैं करता हूँ, मेरे से क्यों नहीं होता? मैं भी इतना ही करता हूँ, मेरे से क्यों नहीं होता ये ऐसे? सेम मैं भी करता हूँ, मेरे से होता ही नहीं। छोटू, हो गया ये? आधा ग्लास पानी देते। डोर बंद कर देना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत है आपका एजुकेशन जोन हल्द्वानी। हल्द्वानी एजुकेशन जोन ने एक अनाउंसमेंट है कि नए बैचेस लेक्चर का उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए नए बैचेज आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एज के भी पर, और इतिहास का बंटवारा समझने का प्रयास करेंगे इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर। लेट्स सी। इतिहास का वर्गीकरण। एक तो वर्गीकरण पहले हम बता चुके हैं, जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास का है। आज इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर इस समझने का प्रयास किया जाएगा कि साक्ष्य कितने प्रकार के हैं और किस तरह से इतिहास के लेखन में वो अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। इतिहास लेखन का दो आधार है। एक है पुरातत्व
आर्कियोलॉजी और दूसरा है साहित्य, लिटरेचर। जब मनुष्य भाषा से परिचित नहीं था और उसने भाषा का आविष्कार नहीं किया था, वो पूर्णतः निरक्षर था, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था। भाषा चाहे पठनी अपठनी चाहे जैसी भी हो, कारण यह है कि उस समय बिल्कुल ना तो किसी लिपि का ज्ञान था उसको और ना ही किसी प्रकार के लिपि के आधार पर किसी भाषा का आविष्कार था। उस समय का लेखन पूरी तरह से निर्भर करता है पुरातत्व के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों के ऊपर। एक क्लास के डिस्कशन का पार्ट ये भी है कि किन किन बातों को पुरातत्व माने और जो उपलब्ध सामग्रियां हैं उसके आधार पर जो वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग का सिद्धांत है वो कैसे लागू होता है। तो अगले क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आज समझते हैं साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का बंटवारा या उसका वर्गीकरण। लिपिकीय ज्ञान और लिपि के आधार पर भविष्य भाषा का आविष्कार और फिर बहुत सी भाषाओं का आगमन, जहाँ से साहित्य का आगमन हुआ, जहाँ लेखन आरंभ हुआ, जहाँ पत्रों पर और बाद में जब कागज का आविष्कार हुआ तो किताबों का आगमन और पूरी तरह से साहित्य की प्रचुरता ने इतिहास लेखन को बहुत सरल बना दिया। कालखंड के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से तीन भागों में इसको बांट के देखा गया है। इतिहास का बंटवारा अगर हम तीन तरह से देखें तो एक है प्री हिस्टोरिक एज, इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा कालखंड है प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कालखंड है लिटरेरी एज या साहित्यिक। ये तीन कालखंड जिसको कहा जाता है कि ये साक्ष्यों के आधार पर बांटा गया है और यही इतिहास का रियल वास्तविक वर्गीकरण भी है। मिल ने जो बंटवारा किया था प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, वो साम्राज्यवादी धर्म के आधार पर, और ये जो बंटवारा है ये वास्तविक बंटवारा किया गया है इतिहास लेखन के साक्ष्यों के आधार पर। सरल करने के लिए ये कहते हैं कि जब इतिहास लेखन की पूरी निर्भरता केवल स्वतंत्र पर थी, अर्थात
साहित्य उपलब्ध नहीं था। उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री कहा जाता है, जब लिपि भाषा आविष्कृत नहीं थी। मनुष्य के उपयोग की चीजें जो उसने पूर्व में छोड़ के गई हैं और उसके वैज्ञानिक पद्धतियों से परीक्षण करने के बाद उसका समय काल सुनिश्चित किया गया, इसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। उस आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि किस प्रकार से और कब मानव ने इसका उपयोग किया है, उसे इतिहास लेखन का आधार बनाया गया। जैसे मनुष्य का द्वारा किया गया शिकार, और शिकार के लिए उपयोग किए गए पाषाण उपकरण या हथियार, और मनुष्य के द्वारा उस समय उपयोग की गई सामग्रियां। तो इतिहास लेखन पूरी तरह से निर्भर था पुरातत्व के ऊपर। लिपि भाषा आविष्कृत नहीं थी। दूसरा कालखंड है कि इतिहास लेखन के लिए दोनों उपलब्ध हैं। दोनों का मतलब ये हुआ कि पुरातत्व और साहित्य दोनों उपलब्ध है, लिपि उपलब्ध है, लेकिन समस्या ये है कि इस कालखंड में इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। लोग अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी अपने अपने सोच को अभिव्यक्त तो कर रहे थे, लेकिन उस अभिव्यक्ति में कोई भाषा नहीं थी, केवल लिपि थी। और वो लिपि थी चित्रात्मक, जैसे सिंध वासियों ने चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया है। भाषा वैज्ञानिक उन चित्रों की समानांतरता को देखते हुए कहते हैं कि लगभग 400 चित्रों का उपयोग कर रहे थे वो सिंधुवासी। तो एक सेंटेंस यूज करते हैं इतिहासकार, हम सब लोग, कि आज इतिहास कालखंड के अंदर इतिहास लेखन के लिए पुरातत्व तो है ही है, लिपि भी है, लेकिन उस लिपि का अर्थ क्या है, वो लिपि कहना क्या चाह रही है, वो अब तक पढ़ी नहीं गई है। तो था दोनों, मतलब पुरातत्व भी है और लिपि भी है, लेकिन चूंकि इस कालखंड में लिपि अपठनीय है, इसलिए वो आद्य इतिहास कहा जाता है। सो मान ले कि लिपि कह दिया जाता है कि है, लेकिन इतिहास लेखन के लिए हमारी पूरी निर्भरता फिर भी आकर पुरातत्व पर ही निर्भर हो जाती है। अगर पूरी बात कही जाए यहाँ पर, तो इतिहास लेखन यहाँ पर भी पूर्णतः पुरातत्व पर निर्भर है। इस समय लिपि है, परंतु वो अपठनीय है, मतलब पढ़ी नहीं गई है। एक भाषा वैज्ञानिक है शुम्पेटर, इसने कंप्यूटर के माध्यम से इसे पढ़ने का प्रयास किया है, परंतु वो असफल रहा। तो शुम्पेटर ने प्रयास किया कि हम कंप्यूटर के माध्यम से इसको पढ़ लें, लेकिन वो असफल रहा है।
नटशेल ये है, मिलाकर कुल मिलाकर अंत वही इसका ये है कि जिस समय सिंधुवासियों ने पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को यूज किया है, आज तक वो पढ़ा नहीं गया है कि वो लोग कहना क्या चाह रहे थे। इस फॉर्म में इस समय का इतिहास के लेखन की पूरी निर्भरता आज भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर या पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर ही निर्भर है। कोई नई आविष्कृत साहित्य अप्रोच नहीं आया, इसलिए कहते हैं वास्तविकता यह है कि इस कालखंड का इतिहास भी पुरातत्व के आधार पर ही लिखा है। उस कालखंड को कहते हैं आद्य इतिहास या प्रोटो इतिहास, और इस कालखंड को कहते हैं साहित्यिक काल। बहुत सैंपल सा अर्थ है कि जहां पर इतिहास लेखन के लिए पुरातत्व और साहित्य दोनों उपलब्ध है और साहित्य को पढ़ा गया है। एक तो आज इतिहास में प्रोटो हिस्ट्री के अंदर यह है कि लिपि है परंतु पठनीय नहीं है, और साहित्यिक काल का मतलब हो गया कि लिपि भाषा है और उसे भाषा वैज्ञानिकों ने पढ़ा है। तो ये बहुत क्लियर है कि इतिहास के इस वर्गीकरण के अंदर प्री हिस्ट्री, प्रोटो एंड लिटरेचर, एज ऑफ लिटरेचर, जो इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। आइए इसी विषय को आगे बढ़ाकर देखते हैं कि कौन कौन सा कालखंड कब तक मनुष्य लिपिकीय नहीं था, कब उसने लिपि का प्रयोग किया जो अब तक पढ़ी नहीं गई है, और कब से आकर जो भाषा आविष्कृत हुई और पढ़ी गई है। तो उस कालखंडों के आधार पर भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास किया। हम सब जानते हैं कि एक स्टेज ऐसा रहा है, एक इतिहास का कालखंड है, इसको हम लोग कहते हैं पत्थरों का काल या पाषाण काल, स्टोन एज। इतिहासकारों ने मनुष्यों के द्वारा पाषाण काल में प्रथमतः पहाड़ के झरनों के नीचे से जो मनुष्य ने जानवरों के शिकार के लिए पत्थरों का चयन किया और उसका शिकार के हथियार के रूप में उपयोग किया। प्रथम मनुष्य हथियार निर्माता नहीं था, वो प्राकृतिक रूप से केवल चयन कर रहा था कि किसमें धार है और किससे शिकार हो सकता है। तो एक कल्चर था चॉपर चेपिंग कल्चर। इतिहासकारों ने पत्थरों के आधार पर पहले कालखंड को कहा है प्रागैतिहासिक काल। द एज, प्लेयोलिथिक एज। इस काल में मनुष्य ने पत्थर निर्माण नहीं किया, वो पहाड़ों के ऊपर से जो पानी झरने के रूप में नीचे गिरा करता था, और जहां पानी गिरता था, पानी के तेज गिरने से पत्थरों पर जो नोकीले धार बन जाया करते थे, उन पत्थरों को चुनकर वो शिकार किया करता था। इसके बाद के जो काल है, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज,
यहाँ मनुष्य पत्थर को, दो पत्थरों को टकराकर नुकीले और छोटे पत्थर बनाने लगा, उसको टूल्स के रूप में, हथियार के रूप में शिकार के लिए उपयोग करता था। इस काल में आते आते मनुष्य पत्थर के औजारों का निर्माण करता बन गया, और उसके काल के अगले चरण में होता है नवपाषाण काल तक, जहां से अग्नि का ज्ञान होता है, वो एक अस्थाई परमानेंट रेसिडेंशियल हो जाता है और बहुत सी बातें आविष्कृत होती हैं। लेकिन एक बात जो इतिहास बड़ा स्पष्ट है करता है अपने आप को, कि मनुष्य ने अपने शिकार के लिए इस तीनों कालखंडों में पत्थरों का ही उपयोग किया है, किसी मेटल का यूज नहीं किया। कुछ समानांतर बस्तियां जरूर पाई गई हैं जो एक साथ पत्थर और धातु का उपयोग किया करती थी, लेकिन पूरे कालखंड में अधिकांश उपयोग धातुओं का हुआ। इतिहासकारों ने पत्थरों के हथियारों के आधार पर ही इस कालखंड को भी तीन भाग में बांटा है। एक कहता है निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पेलियोलिथिक एज, और दूसरा है मिडिल पेलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक एज। ये स्टोन एज का कालखंडों के आधार पर बंटवारा है। मैं अगली बार में समय काल के आधार पर और टूल्स हथियारों के आधार पर एक बार फिर से बंटवारा कर लूँगा, तो चीज़ें और इजी हो जाएंगी और आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन जो बात यहाँ समझने की है, जिस टॉपिक को आज यहाँ रेज किया गया है, जिस बात को हम लोग आज समझना चाहते हैं, वो बात इतना है कि इस पूरे समय काल का इतिहास लेखन का आधार पूरी तरह से पुरातत्व ही है। इस समय के मनुष्यों को भाषा या लिपि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, वो पूर्णतः निरक्षर थे। अपने दैनिक जीवन में जिन लोगों ने शिकार किया अपनी खाने की आपूर्ति के लिए, अपने निवास स्थल कुछ पहाड़ों की कंदराओं, गुफाओं, या जहां थोड़ा शेल्टर मिल गया, बड़े पेड़ों की छांव, वहीं डिसाइड किए, वहीं कुछ दिन रहे, और जहां वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी हुई, अपने आप को आगे बढ़ गए। वो अस्थायी निवासी था, वो एक ट्रेवलर था, घुमक्कड़ था। उसने किसी प्रकार की लिपि का, भाषा का आविष्कार नहीं किया। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसने पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों के तनों पर कुछ चित्र बना दिए। इससे अधिक उसके पास अपनी अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं था।
इस पूरे कालखंड के इतिहास की लेखन की पूरी निर्भरता पुरातत्व के ऊपर है, अर्थात पूर्णतः लिपि, भाषा, साहित्य का अभाव है, वो है ही नहीं। तो इस पूरे कालखंड को कहते हैं पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, और इसी काल को कहते हैं पुरापाषाण काल। और इसी कालखंड का बंटवारा इस तरह से है, तो कह सकते हैं कि पाषाण काल का प्रथम इन 3 कालखंडों में, और फिर इस एक कालखंड का 3 पुनः बंटवारा किया गया है साक्ष्यों के आधार पर, अर्थात उस समय के मनुष्यों ने जिस प्रकार के पत्थर के हथियारों का उपयोग किया, वो चाहे चॉइस से हुआ या तोड़कर बनाया हो, इतिहास लेखन की सामग्री हमारे पास केवल और केवल पुरातत्व है, किसी प्रकार का साहित्य या लिटरेचर उपलब्ध नहीं है। आई होप ये बहुत क्लियर हुआ होगा। हम फिर से रिपीट कर दें कि दूसरे लेक्चर में हम इस कालखंडों का समय, काल और जो साक्ष्य रहे हैं, जिस प्रकार के टूल्स का उपयोग किया गया है, उन टूल्स की व्याख्या भी हुई। दूसरा कालखंड हम लोग समझ चुके हैं कि वो है आद्य इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास का कालखंड है, इसको भी समझा जाए। नवपाषाण काल के बाद शुरू होता है ताम्रपाषाण काल। इस समय भी मोस्टली धातुओं का उपयोग हो गया, तांबे का। भाषा जैसी कोई चीज अभी भी आविष्कृत नहीं है। आद्य इतिहास हम देख पाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सिंधु सभ्यता। अगर कुछ ज्ञान है एनसीईआरटी का आपके पास, तो बहुत स्पष्ट है कि इंडस वैलियंस ने लिपि का ज्ञान था। तो अगर हम इतिहास लेखन को देखें तो पुरातत्व और साहित्य, ये 2 चीजें हमारे पास है। मनुष्य के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं ये प्रदत्त है, और लिपि का ज्ञान, सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था। भाषाविद ये कहते हैं कि सिंधुवासी लगभग जो लिपियों की पिक्चरों की समानांतरता है 400 प्रकार के चित्रात्मक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, लिपि का प्रयोग कर रहे थे। तो सिंधुवासियों ने लिपि का प्रयोग किया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। शुम्पेटर महोदय ने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं। तो फिर भी इतिहास की पूरी निर्भरता हमारी पूरी तरह से इस कालखंड में भी पुरातत्व के ऊपर ही है। लिपि होते हुए भी चूंकि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए उसका कोई इतिहास लेखन में महत्व नहीं रह जाता।
सिंधु काल के बाद ठीक जो इतिहास का कालखंड है वो है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का दो भाग है, एक है द एज ऑफ ऋग्वेद और दूसरा है लिटिल वैदिक पीरियड। इस कालखंड में अगर हम दोनों प्रकार के साक्ष्य देखें तो उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं। इस कालखंड का जो पुरातत्व है वो है गिरुए रंग के मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, पॉटीज बाय सोल, मेड बाय सॉइल, मिट्टी, मड, पॉटीज मेड बाय मड, मिट्टियों के बने हुए बर्तन, उसको कहते हैं मृदभांड। तो ऋग्वैदिक कार्यों ने कुछ बर्तन बनाए, कुछ तस्तरियां, कुछ गिलास, कुछ घड़े, और उसको पका के गिरवे रंग से रंग दिया। किसी प्रकार का आकार, प्रकार, चित्र या कुछ नक्शे नहीं बनाए। साधारण बर्तन थे, सिंपल पॉटीज थी, और वो ऋग्वैदिक कार्यों की पहचान बन गई क्योंकि उन बर्तनों की निरंतर समानता मिलती है। इन बर्तनों के आधार पर, समानांतरता के आधार पर इतिहासकारों ने इस कालखंड को कहा है कि ये जो समय था ऋग्वैदिक कार्यों का वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग्वैदिक कार्यों का था, इन कार्यों का। और जो पुरातत्विक सामग्री है जो आर्यों ने प्रयोग किया अधिकांशता, वो उनके बर्तन है। साधारण बर्तन, गिरवे रंग के बर्तन जिसमें चित्र या पिक्चर नहीं है, वो ऋग्वैदिक कार्यों की पुरातत्विक पहचान बनी। और समय काल उसका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। इस कालखंड का अगर हम साहित्य की बात करें जिससे हमको जानकारी मिलती है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद इस समय की जानकारी देता है, ऋग्वैदिक कार्यों की, लेकिन समझना ये होगा कि क्या जो समय काल के बारे में ऋग्वैदिक काल को कहा गया है उस समय वेदों का संकलन या प्रकाशन हुआ या नहीं हुआ, इसी खंड में अभी देखते हैं हम लोग। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों की साहित्यिक जानने का स्रोत हमारे पास है ऋग्वेद, और पुरातत्व हमारे पास है ओसीपी। और अगर हम इस कालखंड को देखें तो इसका जो समय काल है वो इतिहासकारों के बिहार पर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, कुछ इतिहासकार इसको 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ठीक है, मतलब मान ये लिया है कि अंतिम रूप से 500 ईसा पूर्व तक का समय अंतिम अवस्था है उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की। और इसका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो इसका पुरातात्विक साक्ष्य है वो है PGW, दैट मीन्स
पेंटेड ग्रे वेयर। ऋग्वैदिक आर्यों के बर्तनों में और उत्तर वैदिक आर्यों के बर्तनों में यह अंतर ये है कि बर्तन ऑलमोस्ट सेम है, वही तस्तरियां, गिलास, लोटे, कुछ घड़े, खाने पीने की दैनिक उपयोग के बर्तन। लेकिन अंतर ये है कि इस काल, उत्तर वैदिक काल के आर्यों ने अपने बर्तनों पे कुछ चित्र बना दिए, कुछ आड़ी तिरछी काले रंग की रेखाएं खींच दी। और ये ऋग्वैदिक कार्यों के चलन से अलग कर दिया इसको। ऐसा नहीं कि बर्तन आगमित हो गए अचानक से, पहले सजावटी रूप में इस्तेमाल हुए, फिर ऐसे ये प्रचलित हो गए। तो समय इसका है 1000 से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास का, जहां अंतिम रूप से उत्तर वैदिक संस्कृति खत्म होती है और महाजनपदों का आगमन होता है। पुरातत्व इसका PGW, गेरुए रंग के चित्रित विद्यभांड। और अगर साहित्य की बात करें तो बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये बाकी 3 वेद हमारे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारियां देते हैं कि आर्यों का सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन कैसा था। तो ऋग्वेद हमको देता है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की जानकारी, जबकि बाकी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमको देता है बाकी उत्तर वैदिक कालीन समय काल की जानकारी। अब देखना यह है कि इस समय तो पूरा का पूरा पुरातत्व भी है और साहित्य भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वैदिक का काल का पूरा कालखंड आज इतिहास के अंदर ही, उसको ऐतिहासिक काल में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा गया है, इस बात का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाए। उत्तर ये है कि वेदों का जो संकलन है उसे महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। इन्हीं महर्षि को वेदों का संकलन करने के कारण वेद व्यास कहा जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन किया है। मान्यता ये है, विश्वास ये है कि चारों वेदों में जो भी श्लोक उसके मंडलों में, उनकी ऋचाओं में है, वो अपरुषेय है। अपरुषेय का मतलब उसकी रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं है, तो उसकी रचना ईश्वर ने किया है। वेदों के प्रत्येक छंद, प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक मंडलों का निर्माण, प्रत्येक अक्षरों का निर्माण स्वयं ईश्वर ने किया है। वेद एक ईश्वरीय पुस्तक है
मनुष्य द्वारा लिखी नहीं गई है, वो केवल संकलित किया गया है एक मनुष्य ने, जिनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और चूंकि महर्षि ने इन वेदों के ऋचाओं का, उनके मंडलों का कंपोजिशन किया है और पब्लिश किया है, इसी कारण से महर्षि को वेद व्यास कहा। और चारों वेदों का संकलन भी इन्होंने किया है, यहां तक कि महाभारत का संकलन भी इन्होंने ही किया है। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महर्षि का जो समय था वो लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास का है। 200 ईसा पूर्व महर्षि ने इन चारों वेदों का संकलन किया है। अभी हम लोगों ने समझा है कि अगर वैदिक संस्कृति को देखा जाए, ऋग्वैदिक काल का आरंभ होता है 1500 ईसा पूर्व में और अंत में उत्तर वैदिक काल में अंता जाए खत्म हो जाता है 500 ईसा पूर्व। तो जिस समय ये वैदिक संस्कृति थी, इस समय काल में वेदों का संकलन नहीं हुआ। अंतिम रूप से पूरी वैदिक संस्कृति खत्म हो गई 500 ईसा पूर्व में। उसके 300 साल बाद वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया और उसको प्रकाशित भी किया। तो जिस समय यह संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, उस समय उसका संकलन नहीं हुआ। इसलिए इसको अनुश्रुति ग्रंथ कहा जाता है। कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पिता ने अपने पुत्र को, पुत्र ने अपने पुत्र को, फिर उसने अपने पुत्र को ये कहानी सुनाई है। और वेद व्यास ने, क्योंकि वो केवट थे, सरस्वती नदी के किनारे एक छोर से दूसरे छोर तक आर्यों को पहुंचाते थे, वो अनुश्रुति, वो कहानियां उन्होंने सुनी है और उसी को ही संकलित या पब्लिश किया है। इसे कहा जाता है कि वेद एक अनुश्रुति ग्रंथ है, एक कहानी, एक ईश्वरीय शब्दावली है उसके अंदर, दैवीय वाणियां है उसके अंदर, ईश्वर के शब्द हैं उसके अंदर। मनुष्य अपरुषेय है, और रचना मनुष्य की नहीं है, वो ईश्वर द्वारा रची गई है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक मात्राएं, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक खंड ईश्वर द्वारा रचित है, ईश्वर द्वारा कही गई है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। मनुष्य के पहुंच से बहुत दूर है, वो असंभव है मनुष्य के द्वारा रचना करना उसकी। वेद व्यास केवल उसके लेखक नहीं बल्कि उसके संकलन करता है। तो जो दैवी वाणी है, जो ईश्वरी वाणी है, उस ईश्वरी वाणी को, उस दैवी वाणी को आर्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया है और उसका संकलन किया है वेद व्यास। इसीलिए इसको इतिहास की लेखन की साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया इतिहासकारों। इसीलिए इस कालखंड को आद्य इतिहास काल के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद अगर हम देखें ना, तो महाजनपदों का काल और फिर महापद्मनंद, नंद और मौर्य और फिर अशोक तक, तो हम कह सकते हैं कि, अब कह सकते हैं इतना समझाने के बाद, कि आद्य इतिहास का जो काल है वह है सिंधु
सभ्यता से महान राजा अशोक के अभिलेखों तक। अब है क्या, अशोक ने अपने कल्याणकारी आदेशों को अपने साम्राज्य में बहुत से अभिलेखों के पे पत्थर के शिलाओं के ऊपर उत्कीर्ण करवाया, लिखवाया, जिसकी भाषा ब्राह्मी, पाली, प्राकृत एवं अरामाइक, और इन भाषाओं को इतिहासकार जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा है। जेम्स प्रिंसप को अशोक के द्वारा लिखी गई उसके संदेशों को, जो मानव कल्याण के लिए थे, मानवतापूर्ण थे, कल्याणकारी थे, पशु प्रेमी थे, वे सब संदेश उसने अपने वृहत शिलालेखों, लघु शिलालेखों, अपने धर्म महामात्रों के द्वारा रज्जुकों को दिए गए आदेशों के लिए लिखे, ताकि जनता का कल्याण हो, पशु हत्या बंद हो और एक आदर्श साम्राज्य, एक शांत बिना युद्ध का साम्राज्य स्थापित हो। कलिंग युद्ध के पास ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो सिंधु सभ्यता से लेकर अशोक के अभिलेखों तक का जो समय काल है, वो समय काल कहलाता है आद्य इतिहास। अर्थात पुरातत्व है, इतिहास लेखन के लिए पुरातत्व उपलब्ध है, लेकिन जहां तक साहित्य का बात है तो दो बातें मिल सकती हैं वहां पर, कि लिपि उपलब्ध है परंतु पढ़ी नहीं गई, और दूसरा यह है कि भाषा साहित्य है परंतु उस समय काल का नहीं है। जानकारी मिलती है उस समय काल के लिए, लेकिन उस समय काल में लिखा नहीं गया या संकलित या प्रकाशित तो नहीं किया। बात एक ही हो गई कि फिर पर आने के बाद हमारे पास इतिहास लेखन की जो सामग्री है वो पूरी तरह से पुरातत्व पर है। वेदों के आधार पर ऋग्वैदिक कार्यों की समाज, राजनीति, धर्म की व्याख्याएं की गई हैं, वही हमको जानकारी भी देते हैं, पर फिर भी वो समय काल आदि इतिहास कालखंड के अंदर है। और लास्ट है द एज ऑफ लिटरेचर। कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों से लेकर अब तक का इतिहास लेखन, अर्थात पुरातत्व तो है ही है हमारे पास, और साहित्य भी है, और साहित्य पढ़ा गया। ये वे आधार हैं जिसके आधार पर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के अतिरिक्त जो पुरातत्व निर्भर है वो प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और आद्य इतिहास का मतलब ये हुआ कि जहां पर पुरातत्व है
साहित्य भी है, लेकिन या तो साहित्य पढ़ा नहीं गया है, या अगर पढ़ा गया है तो उस कालखंड का नहीं है, उसके बाद में लिखा गया है। और तीसरा कालखंड ऐतिहासिक काल, जहाँ इतिहास लेखन के लिए पुरातत्व भी है और साहित्य भी है, और साहित्य को पढ़ा गया। तो एक पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास को मध्य प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक इतिहास काल का कहा गया है। और आज ये बता दिया कि प्रागैतिहासिक काल, आधि इतिहास और ऐतिहासिक कालखंड में इतिहास का बंटवारा किस रूप में हुआ। उम्मीद है ये काम के लिए बहुत उपयोगी होगी और अवश्य आप इससे अपनी नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और आपको काम आएगी। अगले लेक्चर में मैं इस बात को डिस्क्लोज करूंगा कि प्रागैतिहासिक काल का या पाषाण काल का समय काल क्या है और पूरी संस्कृति में किस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया गया। तो वेट करिए, एजुकेशन जोन को विजिट करिए। हल्द्वानी रोड कैनाल के ऊपर लेक्चरर के उत्तराखंड पीसीएस के समूह और लोअर पीसीएस का, और एक बहुत स्पेशल बैच यूपीएससी 2027 के लिए, जिनकी संख्या अधिक से अधिक 50 छात्रों की होगी, छात्र छात्राओं की होगी, जो हम जैसे मेंटोर्स या हमारे जैसे बहुत एक्सपर्ट आपको टीच करेंगे। तो पूरी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन या तो फ़ोन करके या फिर संस्था को विजिट करके प्राप्त करिए, ताकि आप अपने हल्द्वानी के अंदर ही या हल्द्वानी के आसपास के जो पहाड़ों के लोग हैं, अगर इसमें इच्छुक है तो वह भी विजिट करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ हम जैसे शिक्षकों के द्वारा प्राप्त कर सकें। ओके, नेक्स्ट नीड टू नेक्स्ट